हेलो एंड वेलकम टू बायजूस, योर फ्रेंड एंड मेंटर पीयूष द साइड। और आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस फॉर डीपीपी 16 फ्रॉम द चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इस डीपीपी में बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक्स जो कंफ्यूजिंग होते हैं कभी कभी बच्चों के लिए, वो डिस्कस करने वाले हैं अपन। जैसे जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, जैसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई, जैसे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू। अभी म्यू में भी दो टाइप्स, म्यू ऑफ वैक्यूम म्यू नॉट, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन वैक्यूम, एंड म्यू ऑफ मीडियम म्यू एम। म्यू एम और काई को कैसे रिलेट करते हैं, इनमें क्या रिलेशन है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एच वेक्टर क्या चीज होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई वेक्टर क्या चीज होती है। ये सारी चीजों पे अपन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे सवाल लगाने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 1। An ideal solenoid having 40 turns per centimeter has an aluminium core. Now, it carries a current of 2 ampere. Calculate the magnetic field at the center. The susceptibility of aluminium is given to be 2.3 into 10 to the power minus 5. सबसे पहले मुझे ये बताओ कि एल्यूमिनियम जो है ये पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है। इट्स अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो काई होता है दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। सो काई का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है, बट ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स एल्यूमिनियम, काई इज +0.2 प्लस 2.3 into 10 to the power minus 5, right? That's point number 1. ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, I will just let you know. Magnetic field, the net magnetic field at any point is given by the formula mu naught times H vector plus I vector. H vector is the magnetizing field intensity and I vector is intensity of magnetization. अभी जो I vector है वो काई टाइम्स H vector होता है। तो देखो ध्यान से, अगर काई पॉजिटिव है तो आई वेक्टर और एच वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे और यहां पर एडिशन होगा मैग्नीट्यूड्स का। और अगर काई नेगेटिव है, डायामैग्नेटिक मटेरियल है, तो आई और एच अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और यहां पर वेक्टर सम में सब्सट्रैक्शन होगा मैग्नीट्यूड्स का। पर चूंकि एल्यूमिनियम में काई पॉजिटिव है तो आई वेक्टर और एच वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो हमें क्या करना है, आई का मैग्नीट्यूड निकालना है, एच का मैग्नीट्यूड निकालना है, दोनों को जोड़ देना और म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट, राइट। अब बात आती है कि आई वेक्टर निकाले कैसे, ये वाले फॉर्मूले से। आई इज इक्वल टू काई टाइम्स एच। एच वेक्टर कितना, एच वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी इन द फ्री स्पेस, अगर फ्री स्पेस होता, अंदर एल्यूमिनियम नहीं होता तो बी नॉट होता, म्यू नॉट एन आई होता, डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, दैट इज एच, दैट इज म्यू नॉट। बी नॉट को क्या लिख सकते हो, बिना एल्यूमिनियम कोर के वैक्यूम में बी नॉट कितना होता, म्यू नॉट टाइम्स एन आई, यही होती है मैग्नेटिक फील्ड। सो दैट इज म्यू नॉट टाइम्स एन आई डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। सो एच कैन बी रिटन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ एच कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ टर्न्स per unit length multiplied by current. सो एच निकल आया, एच निकल आया तो आई निकल आया, क्योंकि काई पता है, ससेप्टिबिलिटी पता है, और आई वेक्टर निकल आया तो दोनों को जोड़ दो, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपन आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं। आई वेक्टर इज काई टाइम्स एच वेक्टर। एच वेक्टर is given as ni, number of turns multiplied by current, number of turns per unit length. So chi का value 2.3 into 10 to the power minus 5. Number of turns per unit length is 40 turns per centimeter. That is 4000 turns per meter. 40 divided by 1 centimeter. That's 4000 divided by 1 meter, right? Into current I, that is 2 ampere. So that is why the value of I is coming out to be 0.18 in SI units. अभी I वेक्टर और H वेक्टर मैंने डिस्कस किया कि दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों को जोड़ना है। H वेक्टर कितना, H वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज n टाइम्स I, n अभी मैंने बोला 4000 होगा, I 2, सो H का वैल्यू हो जाएगा 8000। H का वैल्यू 8000, I का वैल्यू 0.18, दोनों को जोड़ दो और म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। क्योंकि B इज इक्वल टू, अगर मैं वेक्टर फॉर्म हटा दूं तो म्यू नॉट इंटू H वेक्टर प्लस I वेक्टर होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। सो म्यू नॉट इज 4.2 × 10⁻⁷, H 8000, I as we have calculated 0.18. If you add them and calculate the value of B, that comes out to be 3.2 pi into 10⁻⁴ Tesla. Let's look at the options. Yeah, option A here will be the correct option. इस प्रॉब्लम में हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें क्या रिलेशन होता है ये देखेंगे, ठीक है। द परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज 628 into 10⁻⁻⁶ in SI units. Its magnetic susceptibility will be, and then given to you is mu naught, which is equal to 4 pi into 10⁻⁷ in SI units. ध्यान से सुनो, कई सारे बच्चों को मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी में कंफ्यूजन रहता है। जब अपन बात मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की करते हैं तो उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे किसी मटेरियल में अगर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की बात करें तो वो म्यू एम से रिप्रेजेंट होगी, दैट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, जब भी तुमको म्यू एम दिखे दैट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। जब भी तुमको म्यू नॉट दिखे दैट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। क्या आप लिखोगे, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को अपन काई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये थोड़ा एक्स टाइप का सिंबल होता है, काई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ग्रीक सिंबल। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी में अगर मैं तुमसे रिलेशन बोलूं तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो तुमने, ये है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मीडियम, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है।
अब जो तुमने मैग्नेटिक परमिएबिलिटी पढ़ी है म्यू के टर्म्स में, उसमें एक और टर्म डिफाइन होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी. रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर इज डिफाइंड एज म्यू मीडियम डिवाइडेड बाय म्यू नॉट. और रिलेटिव परमिएबिलिटी को अपन 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लिखते हैं. ये होता है रिलेशन किसमें, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में. रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज डिफाइंड एज और इज इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मीडियम. तुमसे ससेप्टिबिलिटी पूछा है और तुमको रिलेटिव परमिएबिलिटी के लिए वैल्यूज दे रखी हैं. म्यू मीडियम कितना दिया है 628 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6. म्यू नॉट कितना दिया है 4.4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7. राइट. तो अगर मैं ससेप्टिबिलिटी की बात करूं सो दैट विल बी म्यू मीडियम डिवाइडेड बाय म्यू नॉट -1. म्यू मीडियम इज 628 into 10 raised to power -6 divided by mu naught is 4 pi into 10 raised to power -7 and a -1 of course. This approximately comes out to be equal to 499. So the magnetic susceptibility in the given case as per the formulation I explained to you is given by 499. 499 will be the correct option. Let's look into the options. Option B here will be the correct option. Which of the following materials is repelled by an external magnetic field? ये चार मटेरियल को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं इंडिविजुअली, तो कौन सा ऐसा मटेरियल है जो मैग्नेटिक फील्ड में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्शन फेस करेगा? सुनो, जब भी कोई मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मटेरियल में भी मैग्नेटाइजिंग और लाइक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस हो जाती हैं. जिस भी मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इंड्यूस हुई है, वो वाला मैग्नेट वो मटेरियल पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है. पैरामैग्नेटिक मटेरियल मतलब जो भी पैरामैग्नेटिक, वो सब्सटेंस जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं. और ऐसे मटेरियल्स मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट किए जाते हैं, रिपेल नहीं किए जाते हैं. रिपल्शन होने के लिए मटेरियल के नेचर का डायामैग्नेटिक होना चाहिए. डायामैग्नेटिक क्या होता है? डायामैग्नेटिक आर द मटेरियल्स which are repelled by the external magnetic fields, which induce the internal magnetic field or internal magnetic field opposite to the applied field. Right? Diamagnetic nature का मतलब रिपल्शन, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्शन फेस करना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना. राइट. सो अब देखो इन सारे मटेरियल्स में ये एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तुम्हें याद होना चाहिए कि जो कॉपर है उसका अगर सिंगल एटम में लूं, सिंगल एटम की बात करूं तो वो पैरामैग्नेटिक होता है. लेकिन कॉपर मटेरियल एज अ बल्क डायामैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है. इसका क्या रीजन है ये तुम थ्योरी में पढ़ भी चुके हो और अगर नहीं पढ़े हो देन इट्स एन असाइनमेंट फॉर यू. केमिस्ट्री की बुक उठा के पढ़ो, एनसीईआरटी की. यू विल फाइंड द रीजन व्हाई कॉपर इन अ बल्क बिहेव्स एज डायामैग्नेटिक मटेरियल. बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस, copper as a bulk, copper material as a bulk will behave will show diamagnetic nature, so it is repelled by the external magnetic field. So which option is correct? Copper. Let's look into the options. The correct option here is copper because it behaves as or it is having a diamagnetic nature. Diamagnetic nature. Correct? So the correct option over here will be option D. The percentage increase in the magnetic field when the space within the current carrying toroid is filled with aluminium. The susceptibility of aluminium is given to be 2.1 into 10 raised to power -5 in SI units, I'll suppose. Okay, please understand this. अब अभी तक अपन ने पिछले वाले सेगमेंट में, पिछली डीपीपीज में जितने भी प्रॉब्लम्स किए हैं उनमें मैग्नेटिक फील्ड का मतलब अपन बी से निकालते हैं. लेकिन जब तुम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इस चैप्टर के इस टॉपिक में इंटर करते हो, वैसे ही यहां पर दो चीजें आने लगती हैं. एक होती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड H, जो कि मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है. कान खोल के ध्यान से सुनो, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है H का वैल्यू. और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी B, जो कि मीडियम पे डिपेंड करता है. H को मैग्नेटाइजिंग फील्ड की तरह याद रखो. H और B दो चीजें हैं. H इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, B इज डिपेंडेंट ऑफ मीडियम. और किसी भी मीडियम में जो मैग्नेटिक फील्ड का नेट मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी होता है वो होता है म्यू मीडियम टाइम्स H. किसी भी मीडियम में म्यू B इज इक्वल टू म्यू मीडियम टाइम्स H. तो B इन वैक्यूम विल बी B नॉट इज इक्वल टू म्यू वैक्यूम टाइम्स H. यस सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. अब सोचो जब टोरॉइड के अंदर कोई मटेरियल नहीं भरा था तो वैक्यूम था, और वैक्यूम था तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी B इनिशियल कितना होगा? B नॉट के बराबर. दैट विल बी गिवन एज म्यू नॉट H. दैट विल बी गिवन एज म्यू नॉट H. बट अब टोरॉइड के अंदर तुमने जब एल्यूमिनियम भर दिया तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी आएगा दैट विल बी म्यू एल्यूमिनियम टाइम्स H. राइट. अब म्यू एल्यूमिनियम को कैसे लिखें? देखो, म्यू रिलेटिव ऑफ एनी मीडियम, mu relative of any medium is given as 1 plus susceptibility of the medium, magnetic susceptibility of the medium, and mu relative can also be defined as mu medium divided by mu naught. तो यहां से क्या मैं म्यू मीडियम को म्यू नॉट टाइम्स 1 प्लस काई लिख सकता हूं, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी लिख सकता हूं? बिल्कुल. अब ये वाला म्यू मीडियम
यानी म्यू एल्यूमिनियम, कौन सा मीडियम? एल्यूमिनियम, इसको इसमें पुट कर दो. सो बी फाइनल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी inside the toroid after putting the aluminum will be equal to mu naught times 1 plus chi times h. That is the final field and this is the initial field, B initial, mu naught times h. So delta B की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? delta B will be B final minus B initial. That is equal to, ध्यान से देखो, B final minus B initial, mu naught into 1 plus chi times h minus mu naught times h. That will be equal to mu naught into chi into h. Mu naught into chi into h. Correct? Okay. Now, if you want to get the percentage increase in the value of B, then that will be delta B by B initial into 100. That is the percentage increase with respect to initial magnetic field. So delta B is mu naught chi h divided by B initial is mu naught h into 100. That is nothing but chi into 100 and the value of chi is given to be 2.1 into 10 raised to power minus 5. Chi का value ये दिया हुआ है तुमको. तो chi into 100 का value is the percentage increase. That will be equal to 2.1 into 10 raised to power minus 5 into 10 raised to power 2. That is 2.1 into 10 raised to power minus 3. That is the percentage increase in the value of intensity of magnetic field inside the toroid if you put aluminium in spite of vacuum in it, right? So 2.1 into 10 raised to power minus 3, that's the correct option. Option B here will be the correct option. इसमें दिया हुआ है कि एक सोलेनॉइड है, एक सोलेनॉइड जिसमें 2000 टर्न्स पर मीटर है, जिसके लिए स्मॉल n का वैल्यू 2000. एक सोलेनॉइड जिसके लिए स्मॉल n का वैल्यू 2000 और इसके अंदर एक सिलिंड्रिकल आयरन कोर इंसर्ट करते हैं. और ये सिलिंड्रिकल आयरन कोर, ये जो कोर इंसर्ट करते हैं, इसके लिए तुम्हें दिया हुआ है कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 5.00 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इस सोलेनॉइड में जो करंट फ्लो हो रही है आई इन द सोलेनॉइड दैट इज 2 एम्पियर, राइट? द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर इज फाउंड टू बी 1.57 टेस्ला. जो कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है बी इनसाइड द आयरन कोर दैट इज गिवन एज 1.57 टेस्ला. ठीक है, इसका मतलब बी इनसाइड द मीडियम इज गिवन टू बी 1.5 टेस्ला, राइट? 1.57 टेस्ला. इनसाइड द आयरन कोर मतलब वैक्यूम नहीं है, मतलब मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 1.57 टेस्ला है. करेक्ट? यस. निग्लेक्टिंग द एंड इफेक्ट, फाइंड द मैग्नेटाइजेशन आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं इसको, आई ऑफ द कोर एंड द पोल स्ट्रेंथ डेवलप्ड अक्रॉस द सोलेनॉइड. बहुत ही शानदार सवाल, बहुत सारे नियम, बहुत सारे फॉर्मुलेशन यूज होने वाले हैं. थोड़ा सा तुम कंफ्यूज हो सकते हो बट नहीं होना है. ठीक है, तो देखो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पता है, आई पता है, और तुमसे पूछ रहा है, सॉरी आई निकालना है और तुमसे बी मीडियम दे रखा है. बी मीडियम दे रखा है ना 1.57 टेस्ला. ठीक है, और क्या दे रखा है? और कुछ खास चीजें दी नहीं हुई हैं. तो कैसे निकालेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे? ध्यान से सुनो. क्या तुम सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटाइजिंग फील्ड निकाल सकते हो? मैग्नेटाइजिंग फील्ड H. अच्छा, H का वैल्यू कितना होता है? H का वैल्यू, H की खास बात ये होती है कि ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता. तो अगर मैं B नॉट की बात करूं, अगर आयरन कोर नहीं होती तो मैग्नेटिक फील्ड को लिखते अपन म्यू नॉट टाइम्स H. तो मैग्नेटिक फील्ड को लिखते अपन म्यू नॉट टाइम्स H अगर आयरन कोर बीच में नहीं होती, वैक्यूम होता तो. और वैक्यूम होता तो B नॉट का वैल्यू मुझे पता है म्यू नॉट Ni आता. अगर वैक्यूम होता तो B नॉट के लिए फॉर्मूला लगाते म्यू नॉट Ni. सो दैट मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स H. तो यहां से H का वैल्यू कितना आया? Ni. H का वैल्यू आया Ni. N का वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 2000, I का वैल्यू 2 एम्पियर दैट इज 4000. सो H का वैल्यू आ गया 4000. तुम्हें पहली चीज मिल गई. अब B मीडियम पे आते हैं जो दिया हुआ है. B इनसाइड द कोर कैन बी रिटन एज म्यू मीडियम इनटू H. B इज इक्वल टू म्यू H इज ऑलवेज वैलिड. वैक्यूम में लगाया तो B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट H, मीडियम में लगाया तो B मीडियम इज इक्वल टू म्यू मीडियम इनटू H. अब म्यू मीडियम को अपन देखो ध्यान से सुनो, म्यू रिलेटिव कैसे डिफाइन करते हो? म्यू रिलेटिव इज म्यू मीडियम डिवाइडेड बाय म्यू नॉट. और उसको क्या लिखते हो? उसको लिखते हो 1 प्लस काई, 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. ऐसा ही लिखते हो ना? ठीक है सर. तो म्यू मीडियम को म्यू नॉट इंटू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी लिखा जा सकता है. म्यू मीडियम को यहां से देखो म्यू नॉट इंटू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लिखा जा सकता है. इसको अगर तुम H को अंदर ले जाओ सो इट विल बी H प्लस काई H. H प्लस काई H क्या? B मीडियम म्यू नॉट टाइम्स इन ब्रैकेट H प्लस काई H. अभी काई H इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि जो I है वो डिफाइन ही ऐसे होता है कि I इज इक्वल टू काई H. काई का डेफिनेशन ही यही है. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का डेफिनेशन ये I बाई H. सो I इज इक्वल टू काई H, ये फॉर्मुलेशन. काई इज इक्वल टू I बाई H, ये डेफिनेशन है. इसको याद रखो. Intensity of magnetization divided by magnetizing field is equal to chi for a medium. So chi H can be written as I, can be replaced with I. So यहां से हो जाएगा B medium is equal to mu naught times H plus I. इसको तुम डायरेक्टली फॉर्मूले की तरह भी पढ़ते हो, पर मैंने फंडामेंटल से डिराइव किया. यहां से तुमको मिल जाएगा I is equal to B medium divided by mu naught minus H. B medium divided by mu naught की वैल्यू कितनी बेटा? B medium 1.57 टेस्ला divided by mu naught is 4 × 10⁻⁻⁷ minus H is 4000. That is equal to I.
So the value of I, if you calculate over there, will come out to be approximately equal to 1.25 into 10 to the power 6 ampere per meter. So the value of I is known to you now, right? The value of I is calculated. अब तुमको कहां पे जाना है? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पे. मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ अगेन इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. देखो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डिफाइन करते हो? मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ फॉर अ बार मैग्नेट. और ये जो तुम्हारी सोलेनोइड है बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, जिसका लेंथ एल है मान लो, जिसका लेंथ मान लो एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है. करेक्ट? यस सर. तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को अपन मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द सोलेनोइड लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ द कोर लिख सकते हैं, राइट? यस सर. मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर. अब सोचो आई को डिफाइन करने का एक तरीका तो काई एच है, आई को डिफाइन करने का एक और तरीका है. आई जो है वो कैपिटल एम बाई वॉल्यूम भी लिखा जाता है. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर जनरेटेड इनसाइड द मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम. सो m डिवाइडेड बाई वॉल्यूम. सो कैपिटल m को I इंटू वॉल्यूम लिख सकते हो. कैपिटल M को I इंटू वॉल्यूम लिख सकते हो. अब सोचो ध्यान से, m निकालना है मुझे. सो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैपिटल M को I इंटू वॉल्यूम लिख दो डिवाइडेड बाई लेंथ. सो स्मॉल m विल बी I इंटू वॉल्यूम को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ लिख सकते हो डिवाइडेड बाई लेंथ, दैट इज I इंटू ए. अब चाहो तो तुम इसको डायरेक्टली फॉर्मूले की तरह याद रखो कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m इज इक्वल टू I टाइम्स ए. पर अगर मैं तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं तुम पूछते कहां से आया, मैंने दिखा दिया तुमको कहां से आया, राइट? स्मॉल m इज इक्वल टू I टाइम्स ए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया. I का वैल्यू निकाल चुके हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है तो I टाइम्स ए निकाल लो, राइट? ये देखो I टाइम्स ए, इफ यू कैलकुलेट I 1.25 into 10 to the power 6 into area 5 centimeter square, that's 5 into 10 to the power minus 4 meter square, right? So that if you calculate, you will get small m as 625 in SI units, right? 625 ampere meters. That will be your answer for small m. So let's look. 625 and 1.25 into 10 to the power 6. Option D here will be the correct option. दिए हुए सवाल में तुमको B वर्सेस H का कर्व दिया हुआ है और 4 पॉइंट लोकेट करके ये पूछ रहा है कि ये बताओ हाईएस्ट रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी किस पॉइंट पर होगी, राइट? 4 ऑप्शंस तुमको दिए हुए हैं. तो देखो ध्यान से बेटा, ये 4 पॉइंट जो है ये B वर्सेस H कर्व पे हैं और B वर्सेस H का रिलेशन मुझे पता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर टाइम्स H. तो B बाई H का वैल्यू कितना? B बाई H का वैल्यू म्यू नॉट टाइम्स म्यू आर. म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट थिंग, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज अ कांस्टेंट थिंग. So mu r is proportional to the relative permeability is proportional to the value of B by H. अभी तुमको B वर्सेस H का ग्राफ दिया हुआ है, वहां पर तुमको स्लोप्स तो पता है. मतलब अगर मैं स्लोप की बात करूं तो वो मुझे ऐसा देखने में लग रहा है कि Q पर हाईएस्ट है, पर स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप रिप्रेजेंट करता है dy by dx, y वर्सेस x ग्राफ में. तो स्लोप रिप्रेजेंट करता है dB by dh, पर B by H की वैल्यू स्लोप रिप्रेजेंट नहीं करता है. तो दैट्स व्हाई B और H का वैल्यू तो दिया ही नहीं गया है. तुम स्लोप में कंपेयर तो कर सकते हो लेकिन B by H की एब्सोल्यूट वैल्यू में कंपेयर नहीं कर सकते हो. दैट्स व्हाई म्यू आर को कंपेयर करने के लिए तुमको B by H की एब्सोल्यूट वैल्यू पता होनी चाहिए. यहां पर B और यहां पर H का वैल्यू, यहां पर B, यहां पर H का वैल्यू, यहां पर B और यहां पर H का वैल्यू, ऐसे चारों पॉइंट्स के लिए अगर दिया होता देन यू माइट हैव कंपेयर्ड इट एंड यू माइट हैव टोल्ड द आंसर. बट हियर सिंस B and H values are not given to you in the graphs, the answer could not be like evaluated from this given data. So data is insufficient here, right? So the correct option here will be option D. Option D, data insufficient. The block of a certain material has intensity of magnetization equal to 1.2 ampere per meter. Now if the magnetizing intensity of the block is 4 into 10 raised to power 3, then calculate the magnetic susceptibility of the block. यहां पर वर्ड प्ले करने की कोशिश की गई है तुमको कंफ्यूज करने के लिए. एक चीज है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और एक चीज है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी. क्या ये दोनों अलग अलग है? हाँ. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब कोई मैग्नेटिक मटेरियल ऑलरेडी मैग्नेटाइज हो चुका है और उसमें मैग्नेटाइजिंग की क्या इंटेंसिटी है उसको अपन आई से डिफाइन करते हैं. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज गिवन बाय द सिंबल आई एंड दैट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? व्हाइल मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू द फील्ड व्हिच मैग्नेटाइजेस द मटेरियल. मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी उस फील्ड से रिलेटेड है जो मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रही है. मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए जितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लगाई जाती है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, राइट? सो मैग्नेटाइजिंग जहां भी आता है, मैग्नेटाइजिंग मतलब जो मैग्नेटाइज कर रहा है और मैग्नेटाइजेशन मतलब पहले से मैग्नेटाइज हो चुका है तो उसकी इंटेंसिटी निकालो. मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी हमेशा H से डिफाइन करते हैं, या तुमसे मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी की जगह मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी बोला होता है तो H लेते तुम. मैग्नेटाइजिंग मतलब जो चीज मैग्नेटाइज करे वो H होता है और उसको अपन लिखते हैं H. सो H के कई सारे डेफिनेशन है. तुम चाहो तो H को B वैक्यूम डिवाइडेड बाय म्यू वैक्यूम लिख सकते हो,
या एच को बी मीडियम डिवाइडेड बाई म्यू मीडियम लिख सकते हो, राइट? ऐसी बहुत सारी चीजें। बी क्या है? बी इज अगेन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द मटेरियल, राइट? इट्स नॉट अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाइल एच इज अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, करेक्ट? ओके, तो ओवरऑल तुमको आई का वैल्यू 1.2 दिया हुआ है और एच का वैल्यू 4 × 10⁻³ दिया हुआ है। बस ये चीज तुमको पिकअप करनी थी। उसके बाद तुमसे ससेप्टिबिलिटी पूछ रहा है। ससेप्टिबिलिटी के लिए आई और एच के टर्म्स में क्या डिफाइन होता है? ससेप्टिबिलिटी तो डिफाइन आई और एच के टर्म्स में होती है। ससेप्टिबिलिटी का बेसिक डेफिनेशन वहीं से आता है। काई ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज गिवन बाय आई बाई एच, राइट? सो आई बाई एच इज द ससेप्टिबिलिटी। आई का वैल्यू पता है, एच का वैल्यू पता है, तो काई इज इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻³ that is 0.3 × 10⁻³ that is 3 × 10⁻⁴. So the correct answer here will be option C. शानदार सवाल, one of the best problems from this DPP. Find the magnitude of magnetic field B at the center of a bar magnet having a pole strength of 3.6 ampere meter. The magnetic hertz, ampere meter basically, ampere meter. Magnetic length 12 centimeter and the cross sectional area given to be 0.90 centimeter square. ये क्यों इतना अच्छा सवाल है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी है और कॉन्सेप्चुअली तुमको स्ट्रांग होना पड़ेगा इस सवाल का आंसर निकालने के लिए। ध्यान से सुनो, एक बार मैग्नेट दिया हुआ है ऐसा, राइट? जिसमें एक साइड ऑफ कोर्स नॉर्थ पोल मान लेते हैं और दूसरे साइड साउथ पोल। तो नॉर्थ टू साउथ का जो लेंथ होता है दैट इज 12 सेंटीमीटर, दैट इज गिवन टू यू। तुमसे पूछ रहा है पॉइंट सी पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो किसी भी लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड तुम क्या लिखते हो? बी इज इक्वल टू म्यू मीडियम इंटू एच। बी इज इक्वल टू म्यू मीडियम इंटू मैग्नेटाइजिंग फील्ड, राइट? अच्छा, म्यू मीडियम इज म्यू रिलेटिव, म्यू मीडियम यू कैन राइट एज म्यू नॉट इंटू 1 + काई इंटू एच, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट। अच्छा, बी वेक्टर के टर्म्स में लिखूं मैं तो म्यू नॉट इंटू एच वेक्टर प्लस काई टाइम्स एच वेक्टर, राइट? राइट, एंड काई टाइम्स एच वेक्टर इज आई वेक्टर, I vector, right? So B vector can be written as H vector plus I vector. I vector क्या है? I vector है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इनटू, और बाहर ये कितना, म्यू नॉट। तो ये वाला फॉर्मूला जरा तुम ध्यान से देखो। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें सेंटर सी पर H वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा और I वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा और दोनों का वेक्टर सम लेके उसके बाद B वेक्टर निकाला जाएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इन ब्रैकेट एच वेक्टर प्लस आई वेक्टर। अच्छा, अब एच वेक्टर और आई वेक्टर दोनों अलग अलग चीज है। आई वेक्टर होता है मैग्नेटिक मोमेंट। आई वेक्टर क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर वेक्टर के टर्म्स में लिखे तो मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये होता है आई वेक्टर। तो लेट्स स्टार्ट विद आई वेक्टर एंड देन कैलकुलेट एच वेक्टर एंड देन कैलकुलेट द बी वेक्टर, राइट? अच्छा, तो देखो ये है तुम्हारा फिगर। ये आई वेक्टर और एच वेक्टर मैंने अलग अलग डायरेक्शन में क्यों दिखाया है, विल जस्ट टॉक अबाउट इट, राइट? पहले सबसे पहले क्या करेंगे, आई वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो आई वेक्टर का वैल्यू देखो, आई वेक्टर का वैल्यू दे हैव शोन द कैलकुलेशन बट लेट्स जस्ट फिगर इट आउट। तो आई वेक्टर का वैल्यू हमने क्या बोला? आई वेक्टर इज एम वेक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, डायरेक्शन पे भी थोड़ी देर में आते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज आई वेक्टर इज, आई का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एम का मैग्नीट्यूड, कैपिटल एम का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अच्छा, कैपिटल एम का मैग्नीट्यूड कितना? मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, राइट? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। सो आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन एज स्मॉल एम मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। Magnetic pole area of cross section, magnetic pole strength is given to be 3.6 in SI units and divided by area is given to be, area of cross section is given to be 0.9 centimeter square, that's why 0.9 into 10⁻⁴, right? So that if you calculate the value of I vector, the value of magnitude of I vector comes out to be 4 into 10⁴ ampere per meter in SI units. अब तुमको मैं ये समझाता हूं कि टुवर्ड्स नॉर्थ पोल क्यों है। क्योंकि आई वेक्टर का डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट एम वेक्टर के डायरेक्शन में होना चाहिए। आई वेक्टर इज डिफाइंड एज एम वेक्टर बाय वी, बाय वॉल्यूम। सो आई वेक्टर का डायरेक्शन एम वेक्टर की डायरेक्शन में और एम वेक्टर का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ। दैट्स व्हाई आई वेक्टर का डायरेक्शन एट द सेंटर इज टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। पहली चीज, आई वेक्टर नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्टेड होगा इस केस में, एग्रीड? और आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 4 into 10⁴, राइट, इन एसआई यूनिट्स। अभी एच वेक्टर भी बाकी है। एच वेक्टर मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो मैग्नेटाइजिंग कौन मैग्नेटाइज कर रहा है? बेसिकली नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेटाइज कर रहे हैं सेंटर पे। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ कहां से रही है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड कौन सी लग रही है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल की। तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के लिए बेटा हम लिखेंगे, देखो एच कैसे लिखेंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैसे लिखेंगे? बी नॉट लिखते हैं म्यू नॉट टाइम्स एच को। तो एच जो है वो है बी नॉट डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, राइट? बी वैक्यूम डिवाइडेड बाई म्यू वैक्यूम, राइट? अब सोचो ध्यान से कि ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल और दोनों 12 सेंटीमीटर दूरी पे। मतलब सेंटर से नॉर्थ पोल 6 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। और नॉर्थ पोल को अगर मैं इंडिविजुअल आइडेंटिटी
की तरह कंसीडर करूं तो उसका पोल स्ट्रेंथ m है, तो m पोल स्ट्रेंथ की वजह से इंडिविजुअली मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, बी नॉट कितना होता है, वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दैट इज के ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, के कांस्टेंट ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स इनटू m बाई आर स्क्वायर। r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा यहाँ पे, राइट, क्योंकि नॉर्थ पोल को से इंडिविजुअली सेंटर का डिस्टेंस जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है उसका डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। अब सोचो बी नॉट बाई म्यू नॉट कितना हो जाएगा यहाँ पे, बी नॉट बाई म्यू नॉट एच हो जाएगा, और एच का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एम बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एम बाई आर की जगह इन्होंने एल ले लिया, एल स्क्वायर, और एल की जगह क्या 6 सेंटीमीटर, सी दिस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स 6 into 10 - 2 मीटर स्क्वायर, राइट, और m की जगह पोल स्ट्रेंथ दैट इज 3.6 और 1/4 पाई। अब ये तो हुआ h वेक्टर डिवाइडेड ड्यू टू नॉर्थ पोल, टूवर्ड साउथ पोल आएगा क्योंकि प्लस m होता है यहां पर। ऐसे ही साउथ पोल अगर मैं चार्ज की टर्म्स में बात करूं, जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ, तो इसकी वजह से जो h वेक्टर आएगा वो इसी की डायरेक्शन में आएगा, और उसका मैग्नीट्यूड फिर से उतना ही होगा जितना नॉर्थ पोल का मैग्नीट्यूड, नॉर्थ पोल की वजह से h का मैग्नीट्यूड है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला सेम लगाएंगे, क्योंकि बी नॉट बाई म्यू नॉट फिर से साउथ पोल के लिए भी निकालेंगे, तो 1/4 पाई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बनेगा, जहां पे r फिर से 6 बनेगा। दैट्स व्हाई h ड्यू टू साउथ पोल that again comes out to be, h due to south pole again comes out to be 1000 by 4 pi ampere per meter. So the total h comes out to be h north plus h south, because they are in the same direction towards south pole, right? They both are towards south pole, so that comes out to be 2000 divided by 4 pi, 2000 divided by 4 pi, the resultant magnetic intensity, और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी टू बी मोर प्रिसाइज, एच को मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। सो एच का वैल्यू निकल आया, पर एक यहां पर चीज जो नोट करने वाली है कि जो एच का वैल्यू है वो टूवर्ड साउथ पोल है दोनों की वजह से, और जो इंटेंसिटी निकाली थी अपन ने आई वेक्टर, वो था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वो था टूवर्ड्स नॉर्थ पोल। सो अब अगर इनका वेक्टर्स हम लोगे तो इनके मैग्नीट्यूड्स को डिफरेंस लेना पड़ेगा, दैट्स व्हाई द नेट मैग्नेटिक फील्ड बी यहां पे एच ही होगा, आई वेक्टर प्लस एच वेक्टर, बट बिकॉज दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इस वजह से आई के मैग्नीट्यूड में एच के मैग्नीट्यूड को सब्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि एच वेक्टर वाज दिस साइड टुवर्ड साउथ पोल एंड आई वेक्टर वाज टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। सो वेक्टर सम मतलब डायरेक्शन के साथ जोड़ना, मतलब यहां पे घटाना, क्योंकि दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। और बाहर म्यू नॉट दैट इज 4 pi into 10⁻⁷, right? If you calculate this, the value of B comes out to be 5 into 10⁻² Tesla. That's and because I vector was having greater magnitude as compared to H vector, that's why it is towards north pole. I hope you got my point, right? This was a good problem. So the correct answer here is option B, 5 into 10⁻² Tesla. An iron rod of volume 10⁻⁴ meter cube and the relative permeability of the material, that is 1000, right? That is given to you. It is placed inside a long solenoid which is wound with 5 turns per centimeter. 5 turns per centimeter. मतलब कितने turns per meter? You have to figure it out, right? If a current of 0.5 ampere is passing through the solenoid, find out the magnetic moment of the rod. Easy है, थोड़ा सा conceptual होना पड़ेगा। क्या? कैसे? देखो, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए मुझे एक चीज याद आती है, I is equal to मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाई V, वॉल्यूम, और वॉल्यूम पता है मुझे, इसका मतलब है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए मैं m इज इक्वल टू कैपिटल M, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, नॉट पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, I टाइम्स वॉल्यूम लिख सकता हूं, वेयर I इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। पर क्या मुझे I का वैल्यू पता है? नहीं पता है। तो I इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फॉर द रॉड जब वो सोलेनॉइड के अंदर रखा जाता है, वो कैसे निकालोगे? ध्यान से सोचो, सोचो ध्यान से, आंसर है तुम्हारे ही पास, आंसर है। कैसे निकालोगे? देखो, म्यू आर को अपन डिफाइन करते हैं म्यू मीडियम डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, म्यू रिलेटिव परमिबिलिटी दी हुई है, राइट, और इसी को अपन डिफाइन करते हैं 1 प्लस काई से। और एक चीज अगर तुम्हें ध्यान हो तो काई का डेफिनेशन होता है आई बाई एच, तो आई का वैल्यू काई टाइम्स एच लिखा जा सकता है, और काई का वैल्यू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू म्यू आर -1 लिखा जा सकता है। सो दैट इज एच टाइम्स म्यू आर -1। म्यू आर पता है, 1 तो ऑफकोर्स एक कांस्टेंट है, अगर मैं बस एच की वैल्यू यहां डाल दूं तो आई का वैल्यू निकल आएगा, और जैसे ही आई का वैल्यू निकलेगा, वॉल्यूम पता है तो एम का वैल्यू निकल आएगा, राइट। सो एच का वैल्यू कैसे? एच का वैल्यू किसी भी सोलेनॉइड के लिए बहुत इजी है। एच मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी, जो फील्ड मैग्नेटाइज कर रही है आयरन कोर को। कौन सी फील्ड? सोलेनॉइड के अंदर जो सोलेनॉइड में करंट की वजह से फील्ड आती है, राइट, उसके लिए एच वेक्टर। नाउ एच वेक्टर देखो ध्यान से, किसी भी सोलेनॉइड के लिए, ओके लेट्स जस्ट मूव ऑन, किसी भी सोलेनॉइड के लिए बेटा जो बी नॉट होता है, बी नॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर विद वैक्यूम एज अ मीडियम, दैट इज गिवन एज म्यू नॉट एंड आई, और बी नॉट हमेशा म्यू नॉट इंटू एच दिया जाता है। तो एच का वैल्यू इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज 5 टर्न्स पर सेंटीमीटर। सो 5 टर्न्स पर सेंटीमीटर इज नथिंग बट 5 टर्न डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर।
इंटू करंट इज हाफ एम्पियर। 5 टर्न पर सेंटीमीटर को तुम पर मीटर में बदलना हो तो कैसे बदलोगे? 1 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो? 1 सेंटीमीटर को लिख सकते हो 10⁻⁻² मीटर्स। So this is 500 turns per meter multiplied by half, that is 250. So the value of H you calculated is to be 250. Now I can be written as, अभी अपन ने डिस्कस किया, I can be written as chi times H. Chi can be written as mu r minus 1 times H. Mu r is 1000, so that is 999 times H. So I is 999 times H. H is 250, right? So just calculate, just put the values. Yeah, 250 times 999, right? So that is 2.49 into 10 to the power 5 ampere per meter. That's in SI unit, right? I का वैल्यू निकल आया। अब मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर निकालना इजी है। I into वॉल्यूम कर दो। तो I into वॉल्यूम अगर तुम करोगे तो I का वैल्यू इतना 2.49 into 10 to the power 5 और वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ था, राइट? सेंटीमीटर क्यूब में दिया था, मैंने मीटर क्यूब में रखा हुआ है, राइट? सो दैट कम्स आउट टू बी 24.9 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, राइट? सॉरी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन सी हियर will be the correct option. मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है बेटा, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, राइट? I टाइम्स एरिया वाला यूनिट होना चाहिए। M is equal to IA, या डिफाइन किया है ना तुमने, करंट I एरिया A, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर इज IA, एम्पियर मीटर स्क्वायर, so the unit should be ampere meter square. That's why option C here will be the correct option. The magnetization curve for a ferromagnetic material is shown in the diagram. Select the correct statements using the graph, and then if you look at the statements are related to the relative permeability of the material at different points, right? अच्छा सुनो, ये है तुम्हारा कर्व। इस कर्व में अगर तुम देखो तो B वर्सेस H कर्व है। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड का इंटेंसिटी वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड का इंटेंसिटी है, राइट? H वर्सेस B। और तुम्हें याद हो, तुमने पढ़ा है B इज इक्वल टू म्यू मीडियम टाइम्स H। म्यू मीडियम कैन बी रिटन एज म्यू नॉट इनटू म्यू रिलेटिव, राइट? नाउ तुमको बताना है कि म्यू आर का वैल्यू सबसे ज्यादा कहां होगा, तो म्यू आर के लिए तुम B बाई H का वैल्यू देख सकते हो। म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, राइट? तो म्यू आर का वैल्यू ज्यादा मतलब B बाई H का वैल्यू ज्यादा, और म्यू आर का वैल्यू कम मतलब B बाई H का वैल्यू सबसे कम, करेक्ट? अभी B बाई H को अगर मैं देखूं तो P के लिए B बाई H अगर P के लिए निकाल लूं, सो दैट इज 0.3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10 टू पावर 3, 0.3 डिवाइडेड बाई 1 और इंटू 10 टू पावर 3, तो यार 10 माइनस 3 लगा देते हैं, राइट? B बाई H का वैल्यू अगर मैं देखूं Q के लिए, सो दैट इज 1 अपॉन 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। B बाई H का वैल्यू अगर मैं देखूं किसके लिए, R के लिए, सो दैट इज अगेन 1.5 डिवाइडेड बाई, ओके, डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि R पे H का वैल्यू 3 है, इंटू 10 टू पावर माइनस 3। और B बाई H का वैल्यू अगर मैं देखूं S के लिए, दैट इज 1.7 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। अगर तुम ये चार वैल्यूज कंपेयर करोगे तो तुमको ये पता चलेगा कि B बाई H फॉर S इज मिनिमम, क्योंकि 1.7 बाई 6 जो है मिनिमम फैक्टर है। ये है 0.3 के बराबर, ये भी है 0.3, राइट? ये है 0.5 के बराबर, राइट? 1.5 बाई 3 दैट्स 0.5, राइट? 1 बाई 2 अगेन 0.5। तो सबसे छोटा फैक्टर 10 टू पावर माइनस 3 के मल्टीप्लिकेशन में किसके साथ है? B बाई H फॉर S के साथ, 1.7 बाई 6, राइट? Okay, because it's less than 0.3, right? 0.3 से 6 को मल्टीप्लाई करो तो 1.8 मिलता है, so it's slightly less than 0.3. So that's why B by H for S is minimized. That's why the magnetic permeability at the point S is minimum. Magnetic permeability, the relative magnetic permeability for S is minimum. And let's look into the options. Option C here will be the correct option.